हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंड एग्रीकल्चर में। तो हम आज बात करेंगे सॉइल इंजीनियरिंग के बारे में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में। तो जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड कोर्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किसे कहते हैं? तो पहली परिभाषा है सॉइल कंजर्वेशन, प्राकृतिक एवं भौतिक परिस्थितियों द्वारा जो मृदा का कटाव होता है, इस स्थिति को रोकने के लिए जो क्रिया अपनाई जाती है उन्हें मृदा क्षरण कहते हैं। मृदा क्षरण की संबंधित निम्न विधियाँ हैं। पहली है सस्य संबंधी विधियाँ, जिसमें है समुच्चय समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई रेखा को कंटूर कहते हैं। माना कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उनमें कंटूरिंग क्रिया की जाती है। इसमें सभी कर्षक क्रियाएं ढाल के विपरीत दिशा में होती है। इसमें सभी कर्षक क्रियाएं ढाल के विपरीत दिशा में होती है। दूसरी परिभाषा है भूपरिष्करण। इसकी सही विधियां अपनाना, जैसे बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करना और असंचित क्षेत्रों में, उसे भूपरिष्करण कहा जाता है। मल्चिंग की क्रिया, इसमें घास फूस पत्तियां तथा प्लास्टिक की पॉलीथीन द्वारा मृदा की सतह को ढक दिया जाता है, उसे मल्चिंग कहा जाता है। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। मृदा उपयुक्त फसल चक्र अपनाने से मृदा का क्षरण कम होता है। और दूसरी है पट्टियों में फसल बोना। डाल के विपरीत समांतर पट्टियों में फसल बोना कहलाता है, जो मृदा सतह में क्षरण को रोकने में सहायक होता है। दूसरी है मैकेनिकल, यांत्रिक विधि। इसके अंदर पहली है कंटूर टेरेस, ढलान के अनुसार अलग अलग क्यारियां बनाना, इससे खेत का अतिरिक्त जल बहाव बाहर निकालना। फिर है जेडेन टेरेस, यह 3 से 10% ढलान वाली मृदाओं में प्रयुक्त होती है, जो 60 सेंटीमीटर चौड़ी व 30 सेंटीमीटर गहरी होती है तथा उचित अंतराल पर खोदी जाती है, जेडेन टेरेस कहलाती है। तीसरी है बेंच टेरेस, यह 16 से 33% ढलान वाली मृदाओं में अपनाई जाती है। ब्रॉड बेड या फर्रो विधि, यह विधि गहरी मृदाओं में प्रयुक्त होती है तथा मानसून में दलदली मृदाओं में प्रयुक्त होती है। वेजिटेटिव बेसिड, वनस्पति प्रतिरोध खस घास एवं दूब घास लगाकर रोका जा सकता है। वनस्पति प्रतिरोध जिसमें सॉइल इरोजन होता है, उसमें दूब घास लगाकर सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। अगला है एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि के साथ साथ उद्यानिक एवं वानिकी फसलों की खेती करने से सॉइल कंजर्वेशन किया जाता है, मृदा संरक्षण किया जा सकता है। वर्टिकल मल्च, हल्की व गहरी खाइयाँ ढलान के विपरीत दिशा में बनाना, जैसे चाय या कॉफ़ी के बागानों में प्रयुक्त होती है। अधोभूमि की गहराई जुताई करना। सब सोइलर की सहायता से मृदा की गहराई बाहरी परत को तोड़ा जाता है। ये एक इम्प्लीमेंट है, सब सोइलर की सहायता से मृदा की बाहरी परत को, कठोर परत को तोड़ा जा सकता है। अगला है सोइल इरोजन, भौतिक रूप से मृदा के कणों का अपने स्थान से हटाना मृदा क्षरण कहलाता है तथा मृदा का पृथक्करण एवं परिवहन ही मृदा क्षरण कहलाता है। ये 2 प्रकार से होता है, नेचुरल और त्वरित प्रकार का, प्राकृतिक एवं त्वरित प्रकार का। नेचुरल इरोजन वनस्पति से ढकी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से हवा तथा जल द्वारा धीरे धीरे क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहा जाता है। ये क्षरण मृदा निर्माण तथा मृदा विनाश की क्रिया को सदैव साथ रखता है। इससे अधिक हानि नहीं होती है क्योंकि परिवर्तन में बहुत समय लगता है। दूसरा है त्वरित इरोजन, जब भूमि की वनस्पति को पशुओं द्वारा चराकर, खोदकर या जोतकर समाप्त कर दिया जाता है, जिससे भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। इस प्रकार की वनस्पति विहीन जलवायु को क्षरण त्वरित कहा जाता है। यह क्षरण सर्वाधिक नुकसानदायक होता है, परंतु मनुष्य द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि इसमें पशुओं द्वारा रोका जा सकता है। ये मुख्यतः 2 शक्तियों द्वारा होता है, जल वायु। मृदा क्षरण के कारण जल वायु, मानव, वनों की कटाई। अगला है विंड इरोजन, वायु क्षरण, सरपेज, सरपेस या रेंगना, मृदा कण जिनका व्यास 0.5 mm से अधिक होता है, तो ये कण वायु की गति से ऊपर नहीं उठते तथा मृदा की सतह पर रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उन्हें सरफेस इरोजन कहा जाता है। फिर सल्ट्रेशन,
इसमें मृदा कण जिनका व्यास 0.1 से 0.mm होता है वे कण अपने स्थान से उठकर थोड़ी ही दूर जाकर गिर जाते हैं। ये क्रिया सल्ट्रेशन कहलाता है। इस क्रिया द्वारा 50 से 75% तक क्षरण होता है, जिससे मृदा की उपजाऊ सतह अपने स्थान से हट जाती है, जो मृदा की उर्वरता एवं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। सरपेशन, वे कण जिनका व्यास 0.1 mm से भी कम होता है वे अपने स्थान से उठकर वायुमंडल में घूमते रहते हैं तथा हजारों किलोमीटर की दूरी तक चलते जाते हैं। इस क्रिया द्वारा 3 से 4% मृदा का क्षरण होता है तथा ये वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। अगला है वाटर इरोजन। जल क्षरण की वह प्रक्रिया जो जल के द्वारा पूर्ण होती है जल क्षरण कहलाती है। जल से होने वाले क्षरण के प्रकार निम्न हैं। रेन ड्रॉप स्प्लैश, ये मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था होती है जो वर्षा की बूंदों के आकार, गहनता व त्वरितता से होती है। सीट इरोजन, ये जल क्षरण की दूसरी अवस्था है जिससे उपजाऊ मिट्टी का अपरदन सबसे अधिक होता है, क्योंकि मिट्टी की पतली परत समाप्त हो जाती है। परत क्षरण आंखों द्वारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन मृदा की उर्वरक सतह को बहा ले जाता है, इसलिए यह विनाशकारी होता है। अगला है रिल इरोजन। जब खेत में पानी ढलान की तरफ बहता है तो छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है, तो इस दशा को इसे कर्षक क्रिया द्वारा समाप्त किया जा सकता है। गली इरोजन, ये क्षरण गली इरोजन का बड़ा रूप है। यह रिल इरोजन का ही बड़ा रूप है। जहाँ खेत में अधिक ढलान होता है वहाँ नालियाँ गहरी, बड़ी एवं चौड़ी होती चली जाती है, इसलिए कर्षक क्रियाओं द्वारा इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के क्षरण जल क्षरण की सबसे भयंकर एवं सर्वाधिक क्षरण करने वाली अवस्था है। इसे अधोमृदा क्षरण भी कहते हैं। इसके द्वारा सर्वाधिक क्षरण चंबल क्षेत्र में होता है, क्योंकि इसका चंबल नदी के द्वारा ही क्षरण होता है। सोइल इरोजन, मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्लाइमेट, जलीय क्षरण त्वचा, वर्षा की मात्रा, वृक्षों की गहनता, वर्षा की अवधि एवं वितरण आदि पर निर्भर करता है। टोपोग्राफी, भूमि का ढलान क्षरण की अवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करता है। सोइल कैरेक्टर्स, मृदा क्षरण मृदा के गुणों के आधार पर निर्भर करता है। बलुई मृदा में क्षरण तीव्र गति से होता है तथा चिकनी मृदाओं में यह क्रिया धीमी गति से होती है। वनस्पति, मृदा में लगी वनस्पति एवं घास इत्यादि मृदा क्षरण को कम करने में सहायक होती है। ह्यूमन फैक्टर, मनुष्य द्वारा खेती का सही ढंग न अपनाने से मृदा क्षरण अधिक होता है। जल क्षरण से हानियाँ, वर्षा जल की हानि, उपजाऊ भूमि की हानि, कर्षक क्रियाएं प्रभावित होना, पोषक तत्वों की हानि, NPK का संतुलन बिगड़ जाना, ये सब सोइल इरोजन व जल इरोजन में आते हैं। अगला है स्प्रिंकलर इरोजन मेथड। सिंचाई के प्रकार। इस विधि में दाब के साथ वर्षा के रूप में पौधों को पानी उपलब्ध कराना फव्वारा सिंचाई विधि कहलाता है। ये विधि धान एवं जूट को छोड़कर सभी फसलों के लिए उपयुक्त है तथा इसका प्रयोग काली मृदाओं को छोड़कर सभी प्रकार की मृदाओं में किया जाता है। सतही जल को अपेक्षा 25 से 50% तक पानी की बचत होती है तथा इसकी डिस्चार्ज रेट 1000 लीटर प्रति हावर होती है तथा फव्वारा संयंत्र में दाब 2.5 से 4.5 kg सेंटीमीटर होता है। ये याद कर लेना, 2.5 से 4.5 kg सेंटीमीटर होता है। इसके एडवांटेज, चाय, कॉफ़ी, इलायची व बगीचों की फसलों के लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं। मूंगफली, कपास एवं अन्य फसलें जो फूल गिरने के प्रति अति संवेदनशील नहीं हैं, इनके लिए भी उपयोगी है। घुलनशील उर्वरक, शाकनाशी, फफूंदनाशी, कीटनाशी का सिंचाई जल के साथ आर्थिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। फसलों को उच्च तापमान एवं पाले से बचाने में सहायता करता है। सतही विधि की तुलना में उतने ही पानी से 40% अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। सतही विधि की तुलना में जल उपयोग दक्षता WUE 60% अधिक होती है। इस सिंचाई में कृषि मशीनरी के प्रयोग में परेशानी नहीं आती है तथा सतही विधि की तुलना में 40 से 60% श्रम की बचत होती है। फव्वारा विधि के अन्य रूप। माइक्रो स्प्रिंकलर, इस विधि में छोटे फव्वारों द्वारा कम दाब
पर पौधे की जड़ में पानी फव्वारे के रूप में दिया जाता है। सूक्ष्म फव्वारा में जल बूंद बूंद सिंचाई की सतह तरह पौधे में जड़ क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि फव्वारा विधि में पूरी तरह पानी दिया जाता है। यह पहाड़ी बगीचों व सब्जियों के लिए एक आदर्श रूप है। माइक्रो स्प्रिंकलर रेन गन फव्वारा संयंत्र संशोधित रूप है जिसमें कम पूंजी की जरूरत होती है। पारंपरिक फव्वारा संयंत्र की तुलना में दूसरी फसलों के लिए संशोधित किया जाता है। इसका उपयोग गन्ने की फसल इसके अतिरिक्त लॉन या घास में किया जाता है। सेंट्रल फ्यूगल केंद्रीय धुरी, इस संयंत्र की सामान्यतः लंबाई 400 मीटर होती है जो 50 हेक्टेयर भूमि को संचित कर सकता है। सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम में पहाड़ियों पर लगी एंगोल पर फव्वारा ट्यूब लगी होती है जिन पर नोजल लगे होते हैं। ये विधि अधिकतर विदेशों में अपनाई जाती है। हमारे देश में जोत का आकार छोटा होने के कारण उपयोगी नहीं है। ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद सिंचाई, यह विधि इजराइल से लाई गई है। इसमें पानी पाइपलाइन की सहायता से पौधों की जड़ में बूंद बूंद कर के दिया जाता है तथा यह विधि पानी की कमी एवं लवणता वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है तथा सिमका ब्लास्ट को बूंद बूंद सिंचाई के पिता कहा जाता है। सिमका ब्लास्ट को बूंद बूंद सिंचाई के पिता कहा जाता है। इस प्रणाली में पार्श्व पाइपलाइन पर चयनित बिंदुओं पर इमिटर के माध्यम से निरंतर बूंदों या लघु स्प्रे के रूप में कम दबाव व धीमी गति से पानी टपकता रहता है। इस प्रणाली में पानी की आपूर्ति निरंतर या अंतराल पर की जा सकती है। इस विधि में पानी बहुत आर्थिक रूप से प्रयोग में लिया जाता है क्योंकि इसमें गहरी व ढक्कन व कम सतह वाष्पीकरण की वजह से जल की हानि बहुत कम होती है। यह विधि अधिक अंतराल वाली एवं उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे नारियल, अंगूर, केला, नींबू वर्गीय में उपयोग में लाई जाती है। ये सिंचाई उबड़ खाबड़ क्षेत्रों और ढलान वाले क्षेत्रों में जहाँ सर्वशक्ति शक्ति अधिक जैसे क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इस विधि में पानी डिस्चार्ज के लिए इमिटर लगे होते हैं जो मुख्य घटक हैं। इसमें पानी की डिस्चार्ज रेट 1 से 4 लीटर प्रति आवर होती है। सतही विधि की तुलना में 50 से 70% पानी की बचत होती है तथा सिंचाई जल के साथ उर्वरकों देना फर्टिगेशन कहलाता है तथा रासायनिक पोषक तत्वों को देना केमिगेशन कहलाता है। सिंचाई जल के साथ खरपतवार नाशियों को देना हर्बिगेशन कहलाता है। ड्रिप इरिगेशन का दाब 2.5 kg सेंटीमीटर होता है। यह विधि अधिक दूरी पर उगाई जाने वाली फसलों, बगीचों एवं सब्जियों जैसे टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पॉली हाउस, ग्लास हाउस आदि के लिए उपयुक्त रहती है। ड्रिप इरिगेशन को सरफेस तथा सब सरफेस दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसके एडवांटेज: पौधे की वृद्धि एवं उपज में बढ़ोतरी, पानी, श्रम एवं पूंजी की बचत, समस्याग्रस्त मृदाओं के लिए सर्वोत्तम उपयोगी, खरपतवारों का बेहतर नियंत्रण, कृषक क्रियाओं के लिए उपयोगी एवं सरल संचालन, लवणीय जल का उपयोग किया जा सकता है, उर्वरक उपयोग दक्षता में बढ़ोतरी, उर्वरक एवं अन्य रासायनिक सुधार व्यक्तिगत या अलग अलग पौधों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट: मेजर कंपोनेंट्स accessorious मेजर कंपोनेंट्स मेन पाइपलाइन, सब पाइपलाइन, लेटरल पाइपलाइन, इमिटर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।